Good morning, students. Myself, Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, अजमेर। आज की सीरीज में हम लोग विधि द्वितीय वर्ष LLB सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के सेक्शन 58, जो कि हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, मोर्गेज बंधक। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ मॉर्गेज, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी एंड मॉर्गेज मनी सेक्शन 58 को बताया। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मॉर्गेज स्टार्ट की। आज हम लोग सेक्शन 58 का सी पार्ट, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, सेक्शन 58 सी, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल अर्थात सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। मॉर्गेज का एक टाइप आज यहाँ पे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। Where the mortgagor ostensibly sells the mortgaged property on condition that on default of payment of the mortgage money on a certain date, the sale shall become obsolete, or on condition that on such payment being made, the sale shall become void, or on condition that on such payment being made, the buyer shall transfer the property to the seller। अर्थात जहाँ कोई संपत्ति, जैसा कि देखिए आप इसे टाइटल से ही समझते हैं, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, कि कोई ऐसी कंडीशन लगा दी गई है, कंडीशन है, शर्त है, जिसके द्वारा मॉर्गेज लिया गया है। कंडीशन सेल की होती है। अगर मॉर्गेज में आपने देखा कि कुछ धन की एवज में कोई चीज प्रतिभूति के तौर पे रखी जाती है, तो यहाँ पे जो प्रतिभूति रखी जाती है, वो अगर प्रतिभूति के तौर पे ये चीज रखी गई, अगर मॉर्गेज मनी नहीं चुकाया गया, तो वो मॉर्गेज बंधक जो है सेल में बदल जाए। अर्थात जहां कोई बंधक करता है, बंधक संपत्ति को दर्शाता है, बेच देता है, ऑस्टेंसिवली सेल्स, दर्शाता है मतलब कि दिखता हुआ, दिख रहा है कि ये सेल है, सशर्त पर कि किसी निश्चित तारीख को बंधक धन के संदाय में व्यतिक्रम होते ही विक्रय अब्सोल्यूट हो जाए। अर्थात साथ में मॉर्गेज इसलिए है क्योंकि साथ में तारीख लगा दी जाती है, डेट लगा दी जाती है कि इस दिनांक तक अगर मॉर्गेज मनी का चुकारा नहीं होगा, जैसे किसी ने कहा कि मैं अगले महीने की 30 तारीख तक, 30 जनवरी तक अपना ऋण चुका दूं। अब जनवरी 30 को अगर वो अपना ऋण नहीं चुका पाता है, तो जैसे ही 1 फरवरी होगी, ये मॉर्गेज सेल में बदल जाए, सेल आत्यंतिक हो जाता है। इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किए जाने पर विक्रय शून्य हो जाए, या इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किए जाने पर क्रेता और संपत्ति विक्रेता को अंतरित कर देगा, उसको ट्रांसफर। The transaction is called mortgage by conditional sale and the mortgagee a mortgagee by conditional sale, provided that no such transaction shall be deemed to be a mortgage unless the condition is embodied in the document which effects or purports to effect the sale। अर्थात यहाँ ऐसा संव्यवहार सशर्त विक्रय द्वारा बंधक और बंधकदार सशर्त विक्रय द्वारा बंधकदार कहलाएगा। पिछले लेक्चर में आपने देखा जब मॉर्गेज की डेफिनेशन बताई गई थी कि जो ऐसा संव्यवहार करता है, ट्रांजैक्शन करता है, वो मॉर्गेजी, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी कहलाएंगे। तो यहाँ इस मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है, इसलिए सशर्त विक्रय द्वारा बंधक और बंधकदार सशर्त विक्रय द्वारा बंधकदार कहलाता है। परंतु ऐसा कोई भी संव्यवहार बंधक नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह शर्त उस दस्तावेज में सन्निविष्ट नहीं हो जिससे विक्रय किया गया है, किया जाना तात्पर्य है। अर्थात यहाँ पे जब सशर्त विक्रय करते हैं, विक्रय द्वारा बंधक करते हैं, तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो है कंडीशनल सेल
बाय मॉर्गेज नहीं समझा जाएगा सशर्त विक्रय द्वारा, जबकि उसी डॉक्यूमेंट में उसका इफेक्ट या प्रभाव नहीं लिख दिया जाए। जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि जैसे ही इस दिनांक तक ऋण नहीं चुकाया गया तो ये कंडीशनल सेल बन जाएगा, अर्थात कंडीशन जो है उस मॉर्गेज डीड में ही होगी। अब आते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स से पहले फिर से एक बार इसे समझ लें कि यहाँ कंडीशनल सेल बाय मॉर्गेज सेल में यह संविभाग सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, और कोई भी संविभाग बंधक नहीं समझा जाएगा जब तक कि कंडीशन जो है वो उस दस्तावेज में ही, जिससे कि मॉर्गेज डीड बनाई गई है या सेल डीड है जो भी, उसी में जब तक कि वो समाहित ना हो, अर्थात बंधक की शर्त और कंडीशनल सेल दोनों एक साथ उस मॉर्गेज डीड में लिखी गई। एसेंशियल एलिमेंट्स में जैसा कि आप डेफिनेशन में ही देखा आपने, सबसे पहले बात आती दृश्यमान विक्रय कि बंधक जो है वो आपको ऐसा लगना चाहिए कि वो विक्रय किया गया है, दृश्यमान विक्रय। ऐसा मॉर्गेज जो है, ये कंडीशनल सेल बाय मॉर्गेज जो है, ये वस्तुतः दृश्यमान विक्रय ही होता है। क्रेता विक्रेता ट्रांसफर कीमत सभी शर्तें इसमें लिखी रहती हैं, जैसा कि मैंने सेल में आप लोगों को बताया था। फर्क सिर्फ इतना यहाँ पे ये है कि सेल में हम तुरंत पैसा देके वस्तु अपनी हो आती है, यहाँ पे कुछ टाइम बीइंग के लिए उस शर्त को, उस संपत्ति को जो सिक्योरिटी के तौर पे रखी गई है उसको कुछ टाइम के लिए रोका गया है। ऋणी को ये राइट दिया गया है कि वो चाहे तो उस संपत्ति को छुटवा सकता है, और जैसे ही उसके बंधक ऋण को चुकाने में उसका चूक हो जाती है या वो नहीं चुका पाता, वैसे ही वो ये मॉर्गेज जो है सेल का रूप ले लेता है। अर्थात कुछ शर्तें मॉर्गेज डीड में इस तरह की लिख दी जाती हैं जिससे कि वो आगे जाके विक्रय में बदल जाती है। सेक्शन 80C में जो शर्तें दी गई हैं कंडीशनल सेल बाय मॉर्गेज बनने के लिए, जिसे हम लोग बंधक विक्रय मान सकते हैं, सबसे मेन कंडीशन जो है वो है कि यदि जो दिनांक फिक्स की गई है ऋण चुकाने की, उस तारीख तक बंधक धन का भुगतान नहीं किया गया तो विलेख पूर्ण और अंतिम रूप से विक्रय हो जाए। अर्थात सबसे फर्स्ट कंडीशन जो है वो विक्रय विलेख में, इसमें मॉर्गेज विलेख में है, वो ये होगी कि जैसे ही इस दिनांक का, जिस दिनांक को स्पेसिफाई किया गया है, उस दिनांक पे बंधक धन का भुगतान नहीं हो तो विलेख पूर्ण और अंतिम रूप से विक्रय बन जाएगा। सेकंड कंडीशन ये लिखी जाती है कि यदि निश्चित तारीख तक बंधक धन वापस कर दिया गया तो विलेख शून्य हो जाएगा, अर्थात मॉर्गेज रह जाएगा। इसी कारण इसे कंडीशनल सेल बाय मॉर्गेज का कि सशर्त विक्रय बंधक, अर्थात जैसे ही बंधक धन दे दिया, क्योंकि रिडम्पशन का राइट सबको है, विमोचन कराने का राइट है, तो जैसे ही उसने निश्चित तारीख तक बंधक धन चुकाया उसके पास विमोचन का राइट वो आता है और सेल जो है वो वर्ड हो आती है। और थर्ड कंडीशन कि जैसे ही धन अदा हुआ संपत्ति विक्रेता को वापस लौटानी पड़े। ये शर्तें ही जो है, ऐसी शर्तें लिख दी जानी बंधक में, यही इसको दृश्यमान विक्रय बनाती है। सेकंड एसेंशियल कंडीशन है, एलिमेंट्स है, कंडीशन मस्ट बी राइट ऑन डीड, अर्थात शर्त विलेख में ही लिखी होनी चाहिए। कोई भी बंधक सशर्त विक्रय द्वारा बंधक अगर पृथक दस्तावेज बना दिया जाएगा तो वो पृथक रूप से सेल बन जाएगा, बट बंधक विलेख में ही अगर इन शर्तों का उल्लेख होगा तो वो कंडीशनल सेल बाय मॉर्गेज रहेगा। अर्थात शर्तें जो होंगी, जो मैंने अभी आपको बताई, दृश्यमान स्वामी
या सशर्त विक्रय द्वारा बंधक जो है वो शो करने के लिए कि ये है, ये सभी शर्तें उस विक्रय विलेख में ही लिख दी जाएंगी। एक केस मसूरिया दिन वर्सेस स्पेशल जज सुप्रीम कोर्ट डिसीजन 2077 के माध्यम से इसे हम और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि विवेक जो है वो मॉर्गेज है कि सेल। सबसे पहले किसी भी मॉर्गेज में आपने देखा, स्टार्टिंग डेफिनेशन में ही देखा जैसा कि विक्रय में हम तुरंत धन के बदले, कीमत के बदले अदायगी, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कीमत तो दे दी गई लेकिन कुछ टाइम के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया गया जब तक कि वो मॉर्गेज है। अर्थात जहाँ पे पुनः वापस रिकवरी की शर्त विवेक में है उसी विवेक में लिख दी गई, वहाँ संपत्ति वापस करने की शर्त लिख दी गई है, वहाँ वो बंधक ही रहेगा। और जहाँ पे अलग डीड बना दी गई कि नहीं देंगे, अलग विलेख बना दिया गया, अलग डीड बना दी गई, वहाँ वो विक्रय बन जाएगा। अर्थात कोई भी मॉर्गेज जो है कंडीशनल सेल बाय मॉर्गेज है या नहीं है, इसे पता करने का सिर्फ एक तरीका है कि रिकवरी जो लिखी गई, उन्हें वापस की शर्त जो लिखी गई है वो सेम डीड में है या अलग डीड में। अगर सेम डीड में है तो उसे बंधक माना जाए और अलग डीड में है तो वो सेल बन जाए। और थर्ड असेंशियल एलिमेंट्स है पेमेंट ऑन फिक्स डेट, अर्थात निर्धारित तिथि तक भुगतान। बंधक विलय की आवश्यक शर्त है कि इस तिथि तक भुगतान कर दिया जाएगा अंतरणकर्ता द्वारा, क्योंकि जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया कि उस निश्चित तिथि तक जैसे ही भुगतान नहीं करेंगे तो पूरा ट्रांजैक्शन जो है सेल बन जाएगा, विक्रय बन जाएगा। अर्थात कंडीशनल सेल बाय मॉर्गेज सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में एक निश्चित तिथि पे जो उन्होंने फिक्स की है उस डीड में, उस तिथि पे रुपया या पैसे वापस करना आवश्यक। उस निश्चित तिथि तक अगर वो भुगतान नहीं कर पाता तो ये विक्रय बन जाता है। एंड फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट इज राइट ऑफ फोरक्लोजर, जब्ती का अधिकार। जैसे ही मैंने पिछले उसमें भी बताया था, जब पर्सनल व्यक्ति सादा बंधक सिंपल मॉर्गेज बताया कि वहाँ पे राइट ऑफ फोरक्लोजर नहीं है, क्योंकि आपने प्रतिभूति के तौर पे कोई वस्तु रखी ही नहीं है, संपत्ति सिक्योरिटी के तौर पे रखी ही नहीं थी, पर्सनल लायबिलिटी थी। यहाँ पे आपने संपत्ति प्रतिभूति के तौर पे रखी, अर्थात जैसे ही हम लोग ऋण की अदायगी या ऋण नहीं चुकाते हैं उसी के अगले दिन से जब्ती का अधिकार बंधककर्ता को हो जाता है। ऋण नहीं मिलने पे, पैसा नहीं मिलेगा तो व्यक्ति उसके पास जो चीज होती है, संपत्ति प्रतिभूति के तौर पे रखी जाती है, उसी को जब्त करता है। अर्थात कंडीशनल सेल बाय मॉर्गेज में राइट ऑफ फोरक्लोजर नहीं। रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। 100 रुपया उससे अधिक की कोई भी वस्तु होगी, कीमत की संपत्ति है, तो रजिस्ट्री ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आवश्यक है। सेपरेट डीड, अलग दस्तावेज, जैसे मैंने अभी बताया कि मान लीजिए अगर सेपरेट डीड लिख दी गई तो फिर सेल और विक्रय कंडीशनल सेल बाय मॉर्गेज। मैं सूर्या दिन के केस में बताया कि जैसे ही आप अलग डीड लिखेंगे तो वो सेल बन जाएगी, और सेम डीड है तो फिर वो सशर्त विक्रय द्वारा बंधक रहेगी। सेपरेट डीड से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि विक्रय में बंधककर्ता को ऋण चुकाने का कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती। फोरक्लोजर के साथ उसका रेमेडी उपलब्ध होती है। सशर्त विक्रय जो है वो बंधक जो है एक दृश्यमान विक्रय ही है। जैसे ही शर्त की अदायगी भंग होती है, कंडीशन दिनांक जैसे कि वह ऋण नहीं चुकाया, वैसे ही सेल बन जाती, क्योंकि सशर्त विक्रय में द्वारा जो बंधक है उसमें कब्जे
की डिलीवरी नहीं होती। कंडीशनल सेल बाय मॉर्गेज में एक ही साथ एक ही वस्तु का विक्रय और बंधक दोनों पक्षकारों के बीच में होता है। आवश्यक सिर्फ इतना है कि सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में मॉर्गेज के सारे आवश्यक तत्व होंगे। कर्ज, ऋण, ऋण की अदायगी की तिथि, पेमेंट ऑन फिक्स्ड डेट जैसा आपने थर्ड उसमें पढ़ा, कंडीशन मस्ट बी राइट ऑन डीड और राइट ऑफ फ्रॉड क्लोजर। इसलिए ये कंडीशनल सेल बाय मॉर्गेज है। पर्सनल लायबिलिटी यहाँ पे नहीं होती है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि प्रतिभूति के तौर पर संपत्ति रख दी गई। एक केस के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। सी चेरियाथन वर्सेज पी नारायणन AIR 2009 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में न्यायालय के सामने यह विवाद उठा कि विलेख जो है सेल डीड है कि मॉर्गेज। सेल विद कंडीशन ऑफ रीपर्चेज, पुनः खरीद की शर्त के साथ विक्रय है या सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। इन सब विवादों को सुलझाने से पहले यह देखना आवश्यक है कि डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने क्या लिखा है। समय सीमा दी गई है ऋण चुकाने के लिए, या फिर जब वापस क्रय करते हैं तो कितना रुपया दिया जाएगा। इसके बारे में इस केस में दस्तावेजों में कोई भी उल्लेख नहीं था। क्रेता को कब्जा इस शर्त पे दिया गया कि जायदाद के मालिक को वो समय पूर्ण होने पे सौंप देगा। न्यायालय ने कहा कि दस्तावेज का एक भाग विक्रय लगता है और दूसरा भोग बंधक, अतः इसे सशर्त विक्रय माना गया, बंधक नहीं। अर्थात जब भी मॉर्गेज डीड बनेगी तो उसकी लैंग्वेज जो है, दस्तावेज का नेचर जो है वो किस तरह का है, इसको देखना बहुत आवश्यक। दस्तावेज में ही अगर शर्त लिख दी गई कि सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है, तो फिर कंडीशनल सेल रहेगी। भुगतान का समय जो है पुनः खरीदने के अधिकार से युक्त विक्रय में अवधि कितनी दी गई है। वास्तविक कीमत से कम कंसिडरेशन अगर है तो फिर आवश्यक रूप से वो मॉर्गेज, कंडीशनल सेल बाय मॉर्गेज ही रहेगी। अर्थात ये सब बताने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि दस्तावेज का नेचर जो है वो कैसा है, ये देखना बहुत आवश्यक है। श्रीमती इंदिरा कौर वर्सेस श्री शिवलाल कपूर AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट 1074 के केस में न्यायालय ने और स्पष्ट रूप से समझाया कि सशर्त विक्रय को बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक किसे कहेंगे। इस केस में ए ने एक अचल संपत्ति बी के पक्ष में इस शर्त के अधीन बेची कि बी 10 वर्ष के अंदर उस संपत्ति को उतने ही कंसिडरेशन पे जितना कि बी ने दिया है ए से प्राप्त करके पुनः संपत्ति ए को लौटा देगा। संपत्ति का कब्जा ए के पास ही रहेगा। इस कब्जे के एवज में ए बी को किराया देता रहेगा। इस पूरे ट्रांजैक्शन को देखने से ये लगता है कि संपत्ति को उसने यूज करके, मतलब उसका उपभोग करके ऋण चुकाया या कब उसको देता रहा किराया वो, तो ऐसा संविभाग जो है वो मॉर्गेज हो, क्योंकि ऋण की प्रतिभूति के लिए इन्होंने इस संपत्ति को मॉर्गेज किया है। दोनों के बीच में मॉर्गेज की सारी शर्तें पूर्ण हो रही। इसी तरह चेन्नामल वर्सेस
मुनिमलायन AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट 4397 के केस में वादी ने 3,000 रुपये ऋण के एवज में प्रतिवादी के पक्ष में सिंपल मॉर्गेज के तौर पे ले ली और 3 संपत्ति उसने सिक्योरिटी के तौर पे रख दी। बाद में उसने इन संबंधक का विमोचन रिडम्पशन नहीं कराया और एक प्रॉपर्टी उसने जिसके पास गिरवी रखी थी उसको चेनामल को बेच दी और 3 साल तक पुनः क्रय करने की शर्त कि मैं वापस उसे रीसेल कर लूंगा, सुरक्षित रखूंगा। न्यायालय ने इसको सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बंधक व विक्रय में दोनों को जब हम डिस्टिंग्विश करते हैं तो उनका दस्तावेजों का उद्देश्य दस्तावेज से स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। यदि दस्तावेज अस्पष्ट हो तो फिर ऋणी और ऋणदाता का संबंध बंधक में कैसा है उसको देखा जाए। अब बात आती है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल एंड सेल विद कंडीशन ऑफ री परचेज। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक तथा विक्रय पुनः खरीदने के साथ की शर्त के साथ हमने देखा कि बंधक में मॉर्गेज जब होगा तो उसमें हमेशा ऋण डाक चेन वो हमेशा मौजूद रहेगा। जब ऋण नहीं होगा तो फिर वो सेल बन जाएगी। अर्थात कोई भी शनिवार मॉर्गेज है बंधक है इसको पता करने का सबसे आसान तरीका है कि ऋण उन दोनों के बीच में मौजूद है, विमोचन का अधिकार है ऋणी में और पुनः खरीद के अधिकार में विक्रय उधार लेने या देने से जुड़ा हुआ नहीं होता है। रीपर्चेज में न तो ऋण है और न ही संपत्ति में कोई विमोचन का अधिकार होता है। इसी तरह राइट टू रिडम्पशन जो है छुटाने का अधिकार मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में हमेशा बना रहता है। विमोचन का अधिकार ऋणी में बना रहता है क्योंकि संपत्ति उसने प्रतिभूति के तौर पे रखी है, बेची नहीं है। और सेल विद कंडीशन ऑफ रीपर्चेज में विमोचन का अधिकार नहीं होता है। कंडीशन मॉर्गेज और डेट दोनों की होगी कि बंधक जब होगा मॉर्गेज जब होगा तो उसमें शर्त बंधक विलेख में ही लिखी होगी, तभी समव्यवहार जो है उनका ट्रांजेक्शन जो है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल कहलाएगा। अगर दो अलग डीड है तो सेल बन जाएगा। अर्थात आज हमने कंडीशनल सेल बाय सशर्त विक्रय द्वारा बंधक को हमने यहाँ पे पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ मॉर्गेज के अगले टाइप्स को पढ़ेंगे। भोग बंधक। नेक्स्ट लेक्चर में हम भोग बंधक को पढ़ेंगे। थैंक यू।